हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था ये वैकेंसी। आज फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम पूरा समझेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या 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 चेंजेस किए गए हैं। जो पुराना वैकेंसी था उसमें क्या चेंज किया गया है, क्या नहीं किया गया है। साथ ही हम समझेंगे कितने लोग इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है ये भी हम समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये कितने दिया है ये भी हम पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या है। वैकेंसी जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने भी जोन है यहाँ पर मैप के द्वारा आपको बता दिया गया है। ये जो सीरियल नंबर है वो है 012024। ठीक है, आज के डेट में वैकेंसी आई है 19 जनवरी को। ठीक है, कब से इसका फॉर्म भरा जाना है, कब से क्या होने वाला है, ये पूरा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। चलिए, रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट लोको पायलट। होता क्या है लोको पायलट, देखो जो ट्रेन को चलाने का काम करता है। देखो यहाँ पर ये चला रहे हैं, ये भी चला रही है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट से जब आप प्रमोट हो जाते हो तो सीनियर लोको पायलट बनते हो। ठीक है, जब सीनियर लोको पायलट से आप फिर से प्रमोट हो जाते हो तो लोको पायलट बनते हो। ये ऐसा प्रोसीजर रहता है। देखो, सबसे पहले आप क्या बनते हो इसके थ्रू, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, एएलपी बनते हो, एएलपी। एलपी से जब आप प्रमोट होते हो, एलपी से जब आप प्रमोट हो जाते हो तो फिर बन जाते हो सीनियर एएलपी, सीनियर एएलपी, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। जब यहां से प्रमोशन होता है आपका तब आप लोको पायलट बनते हो, तब आप लोको पायलट बनते हो। तब आपको फिर दिया जाता है जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसको चलाने को आपको दिया जाता है। ठीक बात, यहां तक चीजें आपको समझ में आया कि असिस्टेंट लोको पायलट कौन होते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके वैकेंसीज के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये बहुत बात कर रहा है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखो कब से आप इसका एग्जाम भर सकते हैं। तो ये आप एग्जाम भर पाएंगे 20 जनवरी 2024 से। कितने से, 20 जनवरी 2024 से इसका एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। इसका क्लोजिंग डेट जो दिया गया है, क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो 19 फरवरी 2024 को दिया गया है। ठीक बात, 19 फरवरी 2024 को ये दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, फॉर्म भरते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए भी आपको सुधार कार्य करने के लिए आपको समय दिया जाएगा मॉडिफाइड करने के लिए। मॉडिफाई आप कर सकते हो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में आप इसका मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ये जो है फ्री में आपको मॉडिफाई करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको फीस दिया जाएगा। कितने, 250 रुपये फीस लिया जाता है आपसे मॉडिफाई करवाने का। तो मैं तो यही बोलूंगा, अभी नोटिफिकेशन को आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, पहले इतना जल्दबाजी मत करिए देगा कि कुछ गलती हो जाए। आराम से भरना है आपको ये जो फॉर्म है उसको। ठीक है, अभी 2-3 दिन आप फॉर्म मत भरिए, आराम से भरिएगा, अभी समय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कितने वैकेंसी है और कितने पे लेवल पर ये चलता है। असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपकी वैकेंसी है, किसका है, असिस्टेंट लोको पायलट का ये वैकेंसी आ चुका है। तो ये है पे लेवल 7 सीपीसी लेवल 2 का ये जॉब होता है। कितने का, लेवल 2 का ये जॉब होता है। इनिशियल पेमेंट जो आपको दिया जाता है वो 19,900 रुपए आपका इनिशियल पेमेंट ये बता रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपको मेडिकल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल होना चाहिए। ये मेडिकल आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें मांगा जाता है, क्या क्या चीजें आपके पास मेडिकली आप फिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एज के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया गया। 1/7/2024 के डेट में आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 18 से 30। ठीक है, 18 से 30 के बीच में ये आपका एज होना चाहिए। इसी के लिए सारा जंग चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। टोटल वैकेंसी की अगर बात किया जाए, देखो आरआरबी ने टोटल वैकेंसी जारी किया 5,696, जो कि एक बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम इस वैकेंसी के लिए इतने सालों से वेट कर रहे थे और वैकेंसी क्या देता है हमको, 5,696। ठीक, इतना कम पोस्ट के साथ असिस्टेंट लोको पायलट दिया गया है। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि जब यह वैकेंसी आया था, कब आया था, 2018 में। ये वैकेंसी आता है 2018 में। ठीक है, इसका पहला वैकेंसी जब आया था, इसके पहले असिस्टेंट लोको पायलट का, तो ये जो वैकेंसी आया था 2018 में, इस टाइम पे जब ये वैकेंसी आया था उस टाइम पे 2 वैकेंसी आया था एक साथ।
क्या आया था, असिस्टेंट लोको पायलट का आया था और साथ ही साथ टेक्नीशियन का आया था। दोनों को मिलाकर 26,000 वैकेंसी आया था। कितने वैकेंसी आए थे, 26,000 वैकेंसी आए थे, 26,000, जिसमें अकेला जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी था, अकेला असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी था वो 17,000 था। कितना था, 17,000। और आज हमको वैकेंसी देखने को मिलता कितना, सिर्फ 5,696। इतना कम पोस्ट। हर बार रेलवे को ये बताना पड़ता है कि आपने ये गलती किया है। हर बार स्टूडेंट परेशान होता है, हर बार टीचर भी परेशान होता है इस रेलवे के नोटिफिकेशन को देख के। तो इस बार जो है एक और निराशा देखने को मिला है रेलवे की तरफ से कि कितना कम वैकेंसी है, 5,696 वैकेंसी ये लेके आया है, जबकि पिछले बार कितना आया था, 17,000 वैकेंसी आता है। और हर बार ये जो वैकेंसी है कितने साल में आता है, पिछले बार आया था कितना, 2018 में, आज कितना चल रहा है, 2024 में। 6 साल में क्या सिर्फ इतने ही रिटायरमेंट होते हैं, 5,696, इतना कम वैकेंसी। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इतना कम वैकेंसी लेके आए हैं। तो आपको और हमको तो ये काम करना पड़ेगा कि रेलवे के लिए बात करनी पड़ेगी कि इतना कम वैकेंसी तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज इसने बोला है, ठीक है, एक चीज वैकेंसी के बारे में इसने क्या बोला है, देखो ध्यान से। वैकेंसी के बारे में ये बोलता है कि प्लीज नोट दैट दिस वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवेज। ठीक है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपके जो वैकेंसी है वो इंक्रीज किया जाएगा या फिर डिक्रीज हो सकता है। अब डिक्रीज का तो सवाल पैदा नहीं होता, अगर डिक्रीज कर दिया तो काम ही बिगाड़ा है, ठीक है, काम ही खराब कर दिया फिर तो ये इंक्रीज हो सकता है, ये चांसेस है, ठीक है। लेकिन देखो इंक्रीज तो होगा, कितना ही इंक्रीज करोगे आप, कितना ही इंक्रीज कर देंगे, 5,600 है बढ़ा के 10,000 कर देंगे, ठीक है, इतना होगा क्या। तो ध्यान से देखिए, इतना कम वैकेंसी नहीं चलेगा। कम से कम इसके जो वैकेंसी है, हम लोग जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि कम से कम 20,000 वैकेंसी इसका आना चाहिए था। कितना, 20,000 वैकेंसी इसमें आना चाहिए था, लेकिन बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए काम किया जाएगा कि कम से कम 20,000 वैकेंसी तो लेके आए, इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं आराम से कि क्या क्या आगे की चीजें दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, वैकेंसी अभी इतना ही दिया गया है, अभी बढ़ाया नहीं गया है। बोला तो गया है कि इंक्रीज करेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे बात करते हैं कि आपका क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया। एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया गया था, ठीक है, ये मैंने आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पीडीएफ में है, जिसमें काम की चीजें हैं वो निकाल के मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है कि सबमिटेड क्या दिया जाएगा, ऑनलाइन ही आपका सबमिट किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज बात किया जा रहा है, देखो ध्यान से, ओनली 1 RRB, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ, देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ एक ही RRB के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ एक एप्लीकेशन ही एप्लीकेबल होगा एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एक RRB का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे जोन है, ठीक है, टोटल कितने जोन है हमारे पास, 17 जोन है, जिसमें से ये सारे जोन आपको दिए गए हैं, इनमें से यही होता है RRB का। इतने ही जोन आपको दिया गया है जिसमें से आप किसी एक पे भर सकते हैं, किसी भी एक में। जैसे आपको अहमदाबाद से भरना है तो आप अहमदाबाद से भरिए, अगर आप अहमदाबाद से भर रहे हैं तो बिलासपुर से नहीं भर सकते, अहमदाबाद से भर रहे हैं तो कोलकाता से नहीं भर सकते। ये इसका कहने का मतलब है कि ओनली 1 RRB से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद से भर सकते हो तो अहमदाबाद भरोगे, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, यहां से आप भर सकते हो। आप बिलासपुर से भी इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानी यहां तक समझ में आया आप लोगों को। आगे देखो, आगे बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन फीस कितना लेने वाला है ये, ठीक है। रेलवे वाले जो है वो फीस कितना लेने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये बोलता है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक, दोनों के लिए, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए जो फीस लेने वाला है वो कितना लेगा, 500 लिया जाएगा, 500 रुपए इसका फीस लिया जाएगा। हालांकि ये भी बात करता है ये कि आपसे 500 रुपए तो लिया जाएगा, लेकिन 400 रुपए क्या रहेगा, रिफंडेबल रहेगा। कितना रहेगा, रिफंडेबल रहेगा। अगर, लेकिन रिफंडेबल कब रहेगा, आपने फॉर्म भर दिया और आपने CBT 1 नहीं दिया, ठीक है। अभी बताऊंगा आप लोगों को कि कितने स्टेज में इसके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो अगर पहला स्टेज आपने नहीं दिया, ठीक है, पहला स्टेज आपने नहीं दिया तो आपके जो पैसे हैं वो आपका रिटर्न नहीं होगा। तो ऑन अपीयरिंग इन स्टेज 1 में जब आप अपीयर होंगे तब आपके जो फॉर्म है, सॉरी, आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे तब, उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। ST/SC के लिए दिया जा रहा है आपको 250 रुपए, 250 रुपए आपको देने हैं फॉर्म फीस के लिए।
और 250 के 250 आपका क्या होगा, रिफंडेबल हो जाएगा 250 के 250। किसके लिए, एसटी और एससी के लिए। ठीक बात, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, और तो कुछ भी चीजें आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। CBT 1 और सिर्फ किसके लिए है, CBT 1 विल बी गेट द रिफंडेबल ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज अ मेंशन अबव। ठीक है, सिर्फ किसके लिए है, CBT 1 के लिए। आगे बात करते हैं इसके आगे, आपका एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं। 1/7/2024 की डेट में आपका जो एज है इसके बीच में होना चाहिए। 18 से 30 इसका एज लिमिट है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे एसटी और एससी के लिए। ठीक है, एसटी और एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। वहीं आपका ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। ऐसे करके एक सर्विसमैन ओबीसी है ना, जनरल, फिर एसटी, ऐसा करके इसमें क्या दिया, एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। इसमें यह भी बात चल रहा है कि 2018 में ये वैकेंसी आती है। पहली क्या आया था, 2018 में। अब जो वैकेंसी आई है यहां से चलकर कहाँ आ गया, 2024 आ गया। ठीक है, तो ये बात की जा रही है, दो बंदा 2018 या 2019 में, ठीक है 2019 में इस असिस्टेंट लोको पायलट की जो तैयारी कर रहा था, ये सोच के कि आज अगले साल आएगा असिस्टेंट लोको पायलट का, लेकिन आता 2024 में। अगर वो बंदा 25 साल का हुआ, अगर वो बंदा 2018 में या 2019 में 25 साल का होता है, तो आगे 2024 तक आते आते उसका जो एज है वो कितना कर जाता है, 30 प्लस कर जाता है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात चल रहा है कि एज रिलैक्सेशन जो है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो आगे की कहानी है। ठीक, अभी तो नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या चीजें चल रहा है। देखो ध्यान से, आगे बात करें डेट ऑफ बर्थ। देखो, एज के बारे में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, एज के बारे में आपको क्लियर कर दिया है। अब एज के साथ क्लियर करने के बाद ये भी क्लियर कर दिया है आरआरबी रेलवे ने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब से कब के बीच में होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो देखो ध्यान से क्या बोला गया है आरआरबी ने। पहले तो बोला कि 18 से 30 साल का एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है कि अपर लिमिट क्या होना चाहिए, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म है, वो जनरल के लिए 2/7/1994, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। आपका जो जन्म है वो 2/7/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए बोल दिया कि 2/7/1991 का पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप 90 में जन्मे हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए एससी एसटी के साथ, इसके साथ ही एसटी एससी के साथ भी क्लियर कर दिया गया कि 1989 से पहले आपका जो जन्म हुआ है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। लोअर लिमिट भी इसने क्लियर कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ का लोअर लिमिट भी इसने क्लियर कर दिया है, जो कि बोला जा रहा है 1/7/2006। क्या है, 1/7/2006 के आगे, यानी कि 2007 में अगर जन्म होगे तो भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। 8, 9, 10 आगे की चीजें आप रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक बात, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। चलो, ये है आपका पूरा एज का खेल कि एज कैसे कैसे आपका काउंट होगा। ठीक बात, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या है ये, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग इसके लिए क्वालिफाई होंगे, कौन लोग हैं जो क्वालिफाई होंगे। बहुत ध्यान से समझिए कि क्वालिफाई कौन कौन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आपको दिया गया है लोको पायलट। क्या दिया गया है, लोको पायलट इस पोस्ट का नाम है। और बोला जा रहा है, ये तो आपको बता दिया, पे लेवल भी बता दिया। स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, A1 का होना चाहिए। सबसे पहले बात हम समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पहली बात, अगर आप 10th पास हो, क्या हो, 10th पास हो प्लस आप ITI किए हो, क्या हो, ITI किए हो, तो आप क्वालिफाई हो। ठीक है, 10th पास प्लस ITI। दूसरा चीज बोला गया है कि अगर आप 10th पास हो, ठीक है, 10th पास हो और आपने डिप्लोमा किया हुआ है, क्या किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। तीसरा चीज ये बोलता है कि अगर आपने 12th प्लस, ठीक है, 12th प्लस आपने कोई डिग्री रखी है, डिग्री। ठीक है, कोई डिग्री कहने का मतलब क्या, कोई डिग्री कहने का मतलब है बी, या फिर इंजीनियरिंग आपने किया है, BE BTech आपने अगर किया है तो भी आप क्वालिफाई हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बोला है कि अगर आपने 10th किया हुआ है और प्लस आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप क्वालिफाई हो। तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, 10th प्लस ITI, 10th प्लस डिप्लोमा और 12th प्लस कोई डिग्री यानी कि BE BTech आपने अगर किया है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, ये 4 चीजें किया गया है, अलग अलग मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मेंशन किया हुआ है। देखो, मेट्रिकुलेशन दिया गया है और अलग अलग ट्रेड भी आपको दे दिया गया। ट्रेड कौन कौन से दिया गया है, देखो ट्रेड आपको जो दिया गया है वो जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैकेनिक,
मिल वाइट, ठीक है, ये सारे आपको दिया गया है, ये आप आराम से जाके पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलो हम इसके आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, 10 प्लस ITI, 10 प्लस डिप्लोमा, 12 प्लस एनी डिग्री यानी कि बी, और एक और चीज़ दिया गया 10 प्लस अप्रेंटिसशिप। 4 चीज़ें दिया गया, चारों में से कोई एक है तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आगे बोला जा रहा है क्या, आगे ये बोला जा रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो आपको बता दें, रिक्रूटमेंट इसका प्रोसेस है ना यूपीएससी बिट से टफ कर दिया गया है, ठीक है। आप यूपीएससी को बोलते हो कि 3 स्टेज में होता है, आप पीएससी को बोलते हो कि 3 स्टेज में होता है, बैंकिंग को बोलते हैं 2 स्टेज में होता है, लेकिन इसका तो बहुत खतरनाक है। देखो 5 स्टेज है इसके, कितने 5 स्टेजेस हैं रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। 5 स्टेज को आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाओगे। ध्यान से समझिए क्या क्या होता है। पहला होता है फर्स्ट स्टेज CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला। दूसरा होता है सेकंड स्टेज CBT 2। तीसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर चौथे स्टेज में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर 5वां स्टेज होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इतना सारा 5 स्टेज से आपको गुजरना होगा, तब आप असिस्टेंट लोको पायलट बन पाएंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं एक एक करके समझते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या है। फर्स्ट स्टेज बोल रहा है CBT 1 में, CBT 1 विल बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड मेरिट। CBT 1 जो है ना, CBT 1 जो है ओनली क्वालिफाइंग है, इसका जो है मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है इस CBT 1 का। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करके आना है, क्वालिफाई करके आना है, बात खत्म, ठीक है, क्वालिफाई करना है। अब इसमें कितने क्या क्या मार्क्स रहेंगे और कितने मिनट का रहेगा, ध्यान से देखिए। ड्यूरेशन आपको जो दिया गया है वो 60 मिनट का दिया गया है, कितना 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय रहेगा, कितना 1 घंटे का 1 आवर्स का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75, कितना रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 75, और मैक्सिमम मार्क कितने रहेंगे 75 ही रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे, कितने 1 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, कितना रहेगा 1/3 इसका नेगेटिव मार्क रहेगा, कितना 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात को ध्यान में रखिए। मिनिमम मार्किंग क्या रहेगा पास होने का, पास होने का मिनिमम मार्क्स कितना रहेगा, पास होने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स लाने होगा। अगर आप जनरल से हो तो 40% लाना होगा, अगर आप ओबीसी से हो तो 30% लाना होगा, एससी से हो तो भी 30%, और एसटी से हो तो आपको 25% लाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स ये है पासिंग का, और मैक्सिमम तो आप देख सकते हो कि कितना जाता है, ठीक है। मिनिमम है आपका पास होने का कितना है 40%, 30% और 25% आपको दिया गया है। और कोई चीजें है क्या यहाँ पर कोई और चीजें नहीं दिया गया है। इसके सिलेबस की अगर बात किया जाए कि CBT 1 में हमको सर क्या पढ़ना पड़ेगा, CBT 1 के लिए क्वालिफाई होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के बारे में बात किया जा रहा है तो आपके पास रहेगा मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग, जनरल साइंस पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ठीक है। ये 4 चीजें रहेगा आपके लिए। नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, ठीक है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, पिस्टन। ये कैलेंडर क्लॉक जो है कहीं कहीं रीजनिंग में भी पूछा जाता है, इसमें यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो मैथ्स में। रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, रिलेशनशिप्स आएंगे, सिलोगिज्म आएगा, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, ठीक है, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। यहाँ तक की ये सिलेबस आपको दिया गया है मैथ्स और रीजनिंग में। जनरल साइंस में आपको दिया गया द सिलेबस अंडर दिस सेल ओवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। बोल तो देता है 10th स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10th स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है और इसके एग्जाम का लेवल क्या होता है। बोलने को तो लोग 10th लेवल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जनरल साइंस हो गया। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी रहेगा, स्पोर्ट्स का आएगा, कल्चर का आएगा, और पर्सनालिटीज का आएगा, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट अगर हो तो
ये आपको पूछा जाएगा। ये कितना है, सीबीटी 1 का। क्या है, सीबीटी 1 का सिलेबस है। किसका है, ये सीबीटी 1 का सिलेबस है, जिसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है जिसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज मार्क आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड स्टेज में। पहले स्टेज आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड स्टेज की बात करते हैं। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग का क्या खेल है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का क्या खेल है, जो सीबीटी 1 होंगे, देखो ध्यान से, सीबीटी 1 जो होगा और सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 होगा, ये दोनों ही जगह आपके जो माइनस मार्किंग रहेंगे, और कितना रहेंगे, 1/3 रहेंगे। दोनों ही जगह रहेंगे आपके माइनस मार्किंग, और 1/3 माइनस मार्किंग दिया जाएगा। लेकिन आपका जो सीबीएटी जो रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ध्यान से देखो क्या बोला, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज की अगर बात किया जाए तो देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा। सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज अगेन 2 पार्ट में रहेगा। सेकंड स्टेज अगेन 2 पार्ट में रहेगा, ए और बी। देखो ध्यान से, जब आप सीबीटी 1 जब आप पास हो जाओगे, इसका 15 गुना, कितना, 15 गुना, इसका 15 गुना, वैकेंसी का 15 गुना आपको दिया जाएगा सीबीटी 1 वालों को, सॉरी सीबीटी 2 वालों को। कितना, जब सीबीटी 1 में आप पास हो जाओगे तो जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 15 गुना, ठीक है, उसका 15 गुना जाएगा कहां पर, सीबीटी 2 में जाएगा। क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 में जाएगा उसका 15 गुना। ठीक है, ये दिखा है 15 टाइम्स दिया गया है आपको, लेके जाएगा कौन, सीबीटी 2 में। अब बात करते हैं सीबीटी 2 में क्या क्या चीजें रहेगा। सीबीटी 2 में जो रहेगा, सेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट। कितने पार्ट, 2 पार्ट। इसके पार्ट रहेंगे ए पार्ट और 2 पार्ट। 2 पार्ट में इसका एग्जाम होने वाले, ए और बी। इसका जो टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा, टोटल ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। कितने का, 2.5 घंटे रहेगा। देखो 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। कितना, 2.5 घंटे का समय रहेगा। और टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे, ठीक है, ये रहेगा टाइम का। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो कितना है, 175 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये 175 2 पार्ट में रहेंगे। कितने, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आएगा 100 सवाल। देखो पार्ट ए में आएगा 90 मिनट के लिए आपके रहेगा सवाल। कितने, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट 100 सवाल, 90 मिनट 100 सवाल रहेंगे। और पार्ट बी में रहेगा 60 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके 75 सवाल रहेंगे। कितना, 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पार्ट बी में। इसमें भी आपको बता देता हूं कि पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए ही आपको डिसाइड करेगा कि आप आगे जाने वाले हो या नहीं। पार्ट ए आपका 70% रहेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसी का रहेगा। पार्ट ए से ही मेरिट लिस्ट बनने वाला है। सीबीटी 2 में पार्ट ए से सीबीटी 2 में आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यही से ये जो है मार्क्स जो है कैलकुलेट होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो सीबीटी 2 में जो पार्ट ए से रहेगा वो 70% रहेगा और पार्ट बी से मात्र 35% ही रहेगा आपका पार्ट बी से। ठीक है, देखो यहां पर बोला गया है नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा इसमें। ठीक है, पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो रहता ही है। अगर जनरल वाले हो तो 40%, ओबीसी वाले हो तो 30%, और एससी वाले हो तो भी 30%, और एसटी वाले हो तो 25%। ये हर जगह वही है। ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए, ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस recruitment process provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% of B। ये जो 35% है ना, ये जो 35% है वो पार्ट बी है और वो सिर्फ क्वालिफाई है। ये बात ध्यान में रखना। पार्ट बी हमारा क्या है, देखो पार्ट बी हमारा जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो कि 35% आपको लेके आना है। लेकिन जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो पार्ट ए से बनने वाला है। जो भी मिलेगा पार्ट ए से आपका बनने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पार्ट ए से। ठीक है, क्वेश्चन कितने रहेंगे पार्ट ए से, 90 मिनट 100 सवाल। ठीक है, 1/3 इसका पासिंग नेगेटिव मार्क। सिलेबस देखो क्या है पार्ट ए का। पार्ट ए का जो सिलेबस है वो वही है जो पार्ट हमने सीबीटी 1 का देखा था। जैसे मैथमेटिक्स में देखो कुछ चेंजेस है, मैं आपको बता रहा हूँ।
मैथमेटिक्स में देखो वही है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये वही चीजें हैं जो आपको मैं सीबीटी 1 में बता चुका हूँ। रीजनिंग में भी आपको चीजें बता चुका हूँ, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जंपलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे जो है मैं आपको बता चुका हूँ, ये सीबीटी 1 का ही कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है मैथ्स और रीजनिंग में। जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है, ठीक है, जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है वही आप सीबीटी 2 में पढ़ेंगे, दोनों चीजें। ऐड क्या हुआ है यहाँ पर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये चीजें आपको ऐड करना है, किसके लिए, पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए में जो ऐड हुआ है वो क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या बोल रहा है, द बोर्ड टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक में जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, चाहे आप डिप्लोमा में पढ़े हो, इंजीनियरिंग में पढ़े हो, या फिर आईटीआई किए होगे तो वहां पर पढ़ोगे ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक, है ना, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपको देख लेना है। इसके साथ एक और चीज है, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक जो दिया गया है वो फिजिक्स का पार्ट ज्यादा है, ठीक है, ये जो है फिजिक्स का पार्ट लिया गया है, फिजिक्स का पार्ट लिया गया है। देखो, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, ठीक है, वर्क पावर, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल, सेफ्टी, हेल्थ, है ना, एनवायरमेंट, ये सब चीज दिया गया है। यानी कि फिजिक्स का पार्ट लिया गया है यहाँ पर। अगर देखा जाए बेसिक साइंस में क्या लिया है, फिजिक्स का ज्यादा पार्ट लिया गया है, फिजिक्स का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर लिया गया है। तो सीबीटी 2 में पार्ट ए में जो है वो है मैथमेटिक्स, जो आप सीबीटी 1 में भी दिलाओगे। सीबीटी 2 में भी पार्ट ए के अंदर रीजनिंग है, जो आप पार्ट ए में भी दिलाओगे, और साथ ही साथ सीबीटी 1 में भी दिलाओगे। एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आप देख सकते हो इसका जो सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सिलेबस। आप पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा, पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा, देखो पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा, जो आपने क्या किया है, अपने ट्रेड्स में पढ़े हैं, सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स, जो आपने ट्रेड में पढ़ा है, जैसे आप लोग फीटर वाले होंगे, अगर आईटीआई होंगे तो डीजल मैकेनिक्स होंगे, वहां पर जितने भी मैंने आपको दिखाया है उसके हिसाब से सिलेबस रहेगा। उस सिलेबस को आप चेक कर सकते हो कौन सी वेबसाइट से, यहाँ पर ये एक साइट है, यहाँ पर जाके आप अपना सिलेबस देख सकते हो कि क्या क्या रहेगा पार्ट बी में, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जाके चेक कर लेना, ठीक है। क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगा 35% लेकर आना है फॉर ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कम्युनिटी, ठीक है। 35% लेके आना है, सिर्फ 35%, ठीक है, 35% आप लेके आते हो, आप पार्ट बी के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। किसके लिए, पार्ट बी के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और पार्ट ए के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसी से आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। कोई भी आईटीआई ट्रेड से हो तो उसके लिए रहेगा, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए उसके लिए अलग से जो सिलेबस है लिस्ट के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, वो सारी चीजें आपका रहेगा पार्ट बी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब आगे की कहानी ये है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। ये एक टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड सीबीएटी। इसमें बोला जा रहा है कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है। जब आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर जाओगे तो उसका 15 गुना लेके जाएगा, कहां पर, सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 से जब आप सीबीएटी दिलाओगे, सीबीटी 2 से सीबीएटी में जाओगे तो उसका 8 गुना लेके जाएगा, कितना, 8 गुना लेके जाएगा। ये क्लियर कर दिया यहाँ पर 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये है आपका सीबीएटी। यहाँ पर आप फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो, ये सारे साइट दिए गए हैं। वर्टिकल ग्राफिक्स, साइकोलॉजी टेस्ट लेता है इसमें, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट इसमें लेता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक बात, यहाँ तक चीजें समझ में आ गए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिया भी गया है द मेरिट लिस्ट। देखो, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ओनली फॉर एमंगस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीएटी, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, क्वालिफाइंग रहेगा। सीबीएटी भी क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, ध्यान रखना। अब क्वालिफाइंग मैं एक साथ बता दूंगा कि क्या क्या है। 70% वेट रहेगा, अभी बता रहा था आपको, पार्ट ए, ठीक है, ये पार्ट ए 70% कौन दे के जाएगा, पार्ट ए से लिया जाएगा। और सीबीएटी क्या रहेगा आपका 30% वेटेज के साथ, ये ऑब्टेन इन द सीबीएटी। तो आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले तो आप सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 मैं यहीं पर बता देता हूं कि सीबीटी 1 जो है क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक। अब जब आप सीबीटी 2 में पहुंच जाते हो, इसके 2 पार्ट, सीबीटी 2 के 2 पार्ट कौन कौन से, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है 70% आपका मेरिट लिस्ट लेके आएगा, यहां तक बातें क्लियर, 70% मेरिट लिस्ट लेके आएगा। और पार्ट बी जो है 35% आपको सिर्फ क्वालिफाई लेके आना है। क्या करना है इसमें,
क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई ही करना है पार्ट बी में 35% के साथ, और पार्ट ए लेके आएगा 70%। वहां पर आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 में। अब जैसे ही सीबीटी 2 में आप इंटर कर जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सीबीएटी। और जैसे ही सीबीएटी में आते हो, सीबीएटी में जब आते हो, देखो सीबीएटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जब आओगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर जब आओगे तो यहां पर भी क्वालिफाइंग है कितना, 30%। ठीक, यहां पर भी क्या है, 30% क्वालिफाइंग है। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से समझो। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है, ये शॉर्ट लिस्टेड करेगा 15 गुना, जब इसमें आप क्या हो 15 गुना लेगा, किसमें, सीबीटी 2 में। जब आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे तो इसके दो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 70% और पार्ट बी में 35%, ये क्वालिफाइंग है, और सीबीएटी भी क्वालिफाइंग है 30%। मतलब समझ रहे हो कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है कहाँ, मैक्सिमम कहाँ से है, पार्ट ए से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैक्सिमम कहाँ से, पार्ट ए से। बाकी सब तो क्वालिफाइंग ही हो रहा है। पार्ट ए में जब आप अच्छा स्कोर कर जाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप इससे निकल जाते हो, सीबीएटी से निकल जाते हो, तो आपको फिर गुजरना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक खास चीज बोला गया है, एक लाइन बोला गया है, देखो ध्यान से, कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने वैकेंसी रहेंगे उसके बराबर ही इसमें लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद भी दिमाग लगा के सोचो कि कई लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही फेल हो जाते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट में, किसी का तैयार नहीं रहता है, किसी का गलत हो जाता है, किसी का और कुछ हो जाता है, तो क्या वो वैकेंसी खाली रहेगा? कि कोई गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब चीज क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, वहां पर उसको फेल हो गया, तो वैकेंसी तो खाली चला जाएगा। खाली क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितना वैकेंसी रहेगा उतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि तो गलत बात है। ठीक है, गलत कहने को तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये गलत चीजें हैं। कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना 3 गुना तो कम से कम बुलाना ही चाहिए, ताकि वो वैकेंसी खाली ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे मेडिकल के लिए। ठीक है, आप पहुंच जाएंगे मेडिकल के लिए। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6/6 आपका विजन होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका ऐसा है तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे विदाउट ग्लास। ठीक है, और फॉगिंग टेस्ट आपको लिया जाएगा, जिसमें एक्सेप्टेड +2D आपका होना चाहिए। नियर विजन आप देख सकते हो 0.6 आउट ऑफ ग्लास होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज, आपका कोई लेसिक सर्जरी ना हुआ हो, आप कोई लेंस ना लगाते हो, इसके लिए भी आप ध्यान रखोगे। तो मेडिकली भी आपको बोला गया है कि मेडिकली आपको फिट रहना है, जिसमें कोई भी अगर लेंसेस लगाए हो तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। विजन कैसा रहना चाहिए, 6/6 आपका विजन रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाओगे। क्या बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, ये पूरा आपका प्रोसेस होने के बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, आप क्या बन जाते हो, ये सब प्रोसेस होने के बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ये वैकेंसीज का डिटेल है, कहां पर कितना वैकेंसीज अभी के डेट में दिया गया है। सबसे ज्यादा अपने जो बिलासपुर है, ठीक है ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा जो अपना बिलासपुर है वहां पर सीआर में दिया गया है, कैपिटल रीजन में दिया गया है 124, और SCRT साउथ ईस्टर्न कैपिटल रीजन में, ठीक है, ये दिया गया है 1192। ठीक है, ये अपने बिलासपुर में दिया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी दिया गया है। इतना तो नाइंसाफी है, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, क्योंकि इतना कम पोस्ट दिया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। इतने कम पोस्ट तो हमारे स्टेट में भी इससे ज्यादा निकाल देते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट में उससे ज्यादा पोस्ट निकाल देते हैं। ये तो फिर रेलवे है जो कि 5-6 साल बाद आ रहा है, तब भी इसका वैकेंसी बहुत कम आ रहा है। इसका वैकेंसी बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका वैकेंसी बढ़ना तो चाहिए ही चाहिए। देखो ध्यान से, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे दिया गया है। टोटल वैकेंसी यही 5696। ठीक है, 5696 पोस्ट ही इसमें दिया गया है। तो ये था आपका पूरा डिटेल जानकारी जो असिस्टेंट लोको पायलट ने नोटिफिकेशन में आपका आया हुआ है। ये सब हो जाएगा तो आप बन जाते हो इसके लिए असिस्टेंट लोको पायलट। ये सब होने के बाद आप बन जाते हो क्या, असिस्टेंट लोको पायलट आप बन जाते हो इतना क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, 2-3 चीजें मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें
दिक्कत वाली बात थी। सबसे पहला तो इसमें वैकेंसी कम है, ठीक है, तो या बात ये है कि वैकेंसी इसमें बढ़ना चाहिए, ठीक है, वैकेंसी बढ़ना चाहिए पहला है, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद देख लो कि 2018 में 17,000 वैकेंसी लेके आता है, साथ ही टेक्नीशियन का पोस्ट भी हटा देता है, ठीक है। 2018 में 2 वैकेंसी आया, एक असिस्टेंट लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, यहाँ तो टेक्नीशियन भी हटा दिया गया है, तो कम से कम 17,000 ना सही तो कम से कम 15,000 16,000 तो वैकेंसी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ बोल रहे हैं एज का, ठीक है, अब एज का तो होता ही है, ठीक है, एज इशू तो होता ही है। ध्यान से देखो, अगर आज मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, आगे वाले 5-6 साल में कोई वैकेंसी आएगा ही नहीं, तो मेरा एज तो मैं ऐसे भी पार हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात है, एज की इशू है। और ये जो बोला जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डीवी के लिए जो बोला जाता ना, डीवी के लिए जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जितने वैकेंसी रहेंगे उतने लोगों को ही बुलाया जाएगा, और उतने लोगों में कोई अगर नॉट क्वालिफाइड हुआ तो वैकेंसी तो खाली चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने समझा कि असिस्टेंट लोको पायलट में क्या क्या चीज़ें दिया गया था, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का सारे मुद्दे समझ चुके हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि 20 जनवरी से लेकर, ठीक है, 20 जनवरी से लेकर आपका फॉर्म भरा जाएगा 19 फरवरी के बीच में, ठीक है, 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में भरा जाएगा। तो इसके बीच में आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, थैंक यू।